ख्वाजा आसिफ ने कल बयान दिया, उन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद को पार्लियामेंट में आकर जवाब देना चाहिए। अफगानिस्तान से जब अमेरिका इनखला हो रहा था ना, अमेरिकी अफवाज का इनखला, तो उस वक्त हमारे जैसे लोग ये शोर डाल रहे थे कि जो आग आप वहाँ पे लगवा रहे हैं या आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी जो चिंगारियाँ आप तक पहुँचेगी। तो ख्वाजा आसिफ साहब जैसे लोग जो थे ना, वो तो ट्वीटिंग कर रहे थे, अभी रिकॉर्ड पर मौजूद होगी, सब ताकतें तुम्हारी हैं। और चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा, उनके बारे में शेर अफजल मरवत PTI के उन्होंने एक क्लेम किया। उन्होंने कहा कि मरियम बीबी ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक इंडियन बिजनेसमैन को कुछ पैसे दिए हैं कि मुझे मारने के लिए। सर उन्होंने नहीं दिए। हाँ, सज्जन जिंदाल नाम के जो इंडियन बिलियनियर बिजनेसमैन हैं, जो स्टील के मैग्नेट हैं, मेरा ख्याल 28 या 30 बिलियन डॉलर की उनकी नेटवर्थ है, मरियम बीबी ने उनको कहा है कि तुझे दे दो। हाँ, और उन्होंने $1 लाख की सुपारी दे भी दी है। ओके, खुशामदीद, आप देख रहे हैं इंडियन। मेरा नाम है वकास अबीब राना, मेरे साथ मौजूद हैं हसन इफ्तिखार। हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट की कमी नहीं है और एंटरटेनमेंट के लिए आपको एंटरटेनमेंट चैनल्स देखने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स माशाल्लाह इससे भरपूर है। ख्वाजा आसिफ ने कल बयान दिया, उन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद को पार्लियामेंट में आकर जवाब देना चाहिए। उन्होंने जो अफ़गान महाजरीन और इनफैक्ट TTP के जो लोग थे उनको अफ़गानिस्तान से वापस लाकर KPK में बसाया, उसके ऊपर उनकी जवाब तलबी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ शेर अफजल मरवत साहब हैं, वो भी शानदार इंसान हैं, वो ही नोज़ कि उन्होंने किस तरह ख़बरों में रहना है। उन्होंने मरियम नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने एक इंडियन बिजनेसमैन को उनकी सपारी दी है। For you know, I mean that's exactly what he said, क्योंकि इसको सपारी देने कहते हैं जब आप किसी के कत्ल के लिए किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो उसको आम अल्फाज में सपारी देना बोलते हैं। तो उन्होंने कहा जी उनको मेरा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि मुझे कत्ल करने का मरियम बीबी ने। फिर उनको FIA ने बुलाया और FIA में अंदर जाके उन्होंने कुछ और बयान दिया। फिर वो उससे बाहर आए, अंदर जाके उन्होंने कहा कि जी नहीं, मैं तो मरियम बीबी का नाम ही नहीं लिया। फिर बाहर आए तो उन्होंने दोबारा कहा कि बिल्कुल ये ऐसा ही मामला है। तो इस पर भी बात करेंगे। हसन, पहले ख्वाजा आसिफ साहब को शौक चढ़ता है हर कोई 7, 8, 10 साल बाद वो एक ज़बरदस्त सी तकरीर करते हैं पार्लियामान में। इस दफ़ा उन्होंने एक टॉक शो में कहा है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को हाजिर लाइन होना चाहिए पार्लियामेंट में और जवाब देना चाहिए कि उन्होंने TTP के लोगों को क्यों वापस KP के सूबे में और पाकिस्तान में लाकर बसाया। क्या ऐसा मुमकिन है या ये ख्वाजा आसिफ की ख्वाहिशात हैं या किसी ने कहा है ख्वाजा आसिफ को दे दो बयान, कोई गल नहीं। अफगानिस्तान से जब अमेरिका इनखला हो रहा था ना, अमेरिकी अफवाज का इनखला, तो उस वक्त हमारे जैसे लोग ये शोर डाल रहे थे कि जो आग आप वहाँ पे लगवा रहे हैं या आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी जो चिंगारियाँ आप तक पहुँचेगी। तो ख्वाजा आसिफ साहब जैसे लोग जो थे ना, वो तो ट्वीटिंग कर रहे थे, अभी रिकॉर्ड पर मौजूद होगी, कि सब ताकतें तुम्हारी हैं और पता नहीं क्या, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो ही वाज ग्लोरीफाइंग दैट तालिबान विक्ट्री अगेंस्ट द अमेरिकन। सो व्हाई इज ही क्राइंग नाउ? व्हाई आर ऑल ऑफ दीज पीपल क्राइंग? एक चीज़ ऐसी थी जो कि अगर आप A करते तो B होना ही होना था, सबको पता था। तो A करने की जल्दी किसको थी? सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए ना कि उस वक्त पॉलिसी साजी कौन कर रहा था। ये बाजवा साहब की बात कर रहे हैं, फैज़ हमीद साहब की बात कर रहे हैं। उस वक्त एक इलेक्टेड गवर्नमेंट मौजूद थी, उस इलेक्टेड गवर्नमेंट का क्या उस पर स्टांस था? और फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब तालिबान के ख़िलाफ़ जंग जो थी वो किसी इंडिविजुअल का फ़ैसला नहीं था, वो पाकिस्तान के पार्लियामान की मुत्तफ़िका करारदादों के बाद हुई थी कि अभी इनको साथ हमने सबक सिखाना है। तो उसको अनडू करने के लिए भी को पार्लियामान की मुत्तफ़िका करारदाद होनी चाहिए थी, पार्लियामान में डिस्कस किया जाना चाहिए था, कुछ भी नहीं हुआ। जब ये सब कुछ हो रहा था तो ख्वाजा आसिफ ने तब कौन सा एतराज़ किया? ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि आप जिन लोगों को वापस बसा रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने तो ग्लोरीफाई कर रहे थे वो इन्हीं तालिबान को। एक तालिबान है तहरीक तालिबान वाले, एक तालिबान है अफ़गान तालिबान, एक्चुअली तो आपस में भाई हैं ना, ठीक है। और ये अब जो सबसे नहीं, वो अब अदारे को भी समझ आ गई है कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं। तो सर मतलब प्लीज़ वकास भाई, कि ऐसे ना करें। ये इदारा जो है इसको बाकी सब चीज़ों का पता होता है, एक ऐसी चीज़ जो उसने अपने हाथ से बनाई उसके बारे में समझ आई नहीं, इनको पता सारा था। देखें ये अपने आप को समझते हैं सबसे ज़्यादा चालाक। और बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब के बारे में भी था, आपको याद है फैज़ हमीद साहब वो कहवे का कप या कॉफ़ी का कप लेकर सब ठीक हो। लेकिन इमरान खान का भी यही पॉलिसी थी ना, वो ये कहते थे कि ऑफिस खोलें, इनको बसाएं करें। देखें इमरान खान साहब को तो कब से तालिबान खान इसी वजह से कहा जाता है ना। लेट्स टॉक अबाउट दिस। आपके ख्याल में ये जो वापस बसाने का सिलसिला है, इसके डायनामिक्स क्या होते हैं? यानी एक बंदा है जो जिहाद कर रहा है, उसको आप वापस लेकर आते हो, क्या आप उसको कहीं उसके घर में कहते हो कि जाओ रहो, आप रहो, और फिर वो क्या करेगा वहाँ पर? मतलब वो मेहनत मजदूरी करेगा? किसी ने नहीं सोचा। देखिए इसमें दो चीज़ें मैं आपको ये थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। जो सिक्योरिटीज़ रहे हैं वो ये कहते हैं कि एक सर्टन कबीला है
वज़ीरिस्तान का, जिसको हमने लाकर वापस बसाया है, और वो भी वो कहते हैं कि हमने एक उनको कैंप में रखा हुआ है और दे आर गार्डेड। लेकिन खैर ये एक बात है। जो दूसरी बात है वो ये है कि केपी में तालिबान जो टीटीपी हैं, दे आर सो एक्टिव कि उनके कमांडर्स बने हुए हैं, और वो कमांडर्स डिक्टेट करते हैं आपके यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई भी मामला हो रहा है, यानी वो हफ्ता महीना भत्ता लेते हैं, खुल के लेते हैं। इनफैक्ट ये जो ठेकेदार है उसकी चॉइस में भी उनका किरदार होता है कि जी ये रोड बनाना है तो ये ठेकेदार शामिल होगा, ये बिल्डिंग बनानी है तो ये ठेकेदार शामिल होगा। तो ये आलम है जो कि लोग ऑन ग्राउंड हमें बताते हैं। 10% तक 8%, 12% का रेट वहाँ पे चलता है। सो ये दो चीज़ें हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि जब इन्होंने ये सोचा होगा कि हम इनको वापस रीइंस्टेट किया होगा, सोचा होगा, मतलब नहीं सोचा। फैसला करती है इदारा, फैसला करता है, सोचता नहीं। अगर सोचता तो इदारा जहन मसाइल में आज फंसा हुआ, उसमें ना फंसा होता। वकास एक बात में बड़ी क्लियर है, बड़ी सिंपल बात है। रिहेबिलिटेशन जो होती है वो उन लोगों की होती है जो अपनी गलती तस्लीम करते हैं, या जिनको अपनी के पर पशेमानी होती है, या वो शर्मिंदा होते हैं, फिर हम उनको कहते हैं चलो यार अब आपने कर लिया, हम आपको रिहेबिलिटेट कर देते हैं। जो लोग अपने किए पर शर्मिंदा ही ना हो, जो लोग फिर से वही हरकतें करने वाले हों और आपको पहले ही पता हो कि उन्होंने वही हरकतें करनी, उनको रिहेबिलिटेशन का क्या मतलब, उनको वापस ला के बसाने का क्या मकसद था, क्या करेंगे वो? जो एक आदमी सर काटने की, उसको 10 साल 15 साल से पिछले वो सर काट रहा है, और वो जिस वजह से भी काट रहा है अपनी रिलीजियस जो भी उसका ख्यालात हैं उसकी वजह से, आपका ख्याल है कि वो अगले दिन आके तो वो मोची बन के बैठ जाएगा दोबारा से, या वो बन जाएगा? दे हैव लिव्ड एन ईजी लाइफ इन द सेंस कि काम मेहनत धंधा तो नहीं करना ना, खुद कुछ हमलावर जो होता है वो इक्का दुक्का ही होता है, सारे तो नहीं खुदकुश हो जाते। बात यह है कि ये बाजवा साहब, ये फैज़ हमीद साहब, ये इमरान खान साहब, और ये इस वक्त के तमाम सियासतदान, इसमें मैं ख्वाजा आसिफ साहब को भी मैं क्लीन चिट नहीं देना चाहता, ये भी इसमें शामिल हैं। ये सब लोग वो हैं जो कि तालिबान के अपॉलजिस्ट हैं। और मैंने आपको कहा कि उन्होंने कहा कि सब ताकतें तुम्हारी थी और ये था, तो उसके बाद एक नॉर्मल आदमी, मेरे जैसे आदमी को भी बैठे, मेरी ट्वीट्स भी होंगी, मैं वैसे दिखा भी सकता हूँ शोखी मारने के लिए, मैं मार नहीं रहा, तो मैंने तो अभी कह रहा था यह होगा। अच्छा, बात यहाँ पर एक बड़ी क्लियर है। नहीं, मुझे ये बताएं कि ये इस वक्त ये बयान देने का क्या मकसद क्या है? सर मसला में फंस गए हैं। उनके पास नाइट विजन गॉगल्स हैं, वो रात के वक्त राइफलों के ऊपर अंधेरे के अंदर आपके ऐसे फौजियों को जिनके पास बुलेट प्रूफ वेस्ट भी नहीं, उनको शहीद करते जा रहे हैं। तबाही बर्बादी उन्होंने फैला दी हुई है इस वक्त। आगे आने वाले दिनों में आपको नजर आ रहा है कि दिस विल गेट इवन वर्स, बिकॉज वो अमेरिकन के जाने के बाद अमेरिकन सारा का सारा असला वहाँ छोड़ गए हैं, और पाक तहरीक तालिबान को अफगान गवर्नमेंट के जो तालिबान हैं उन्होंने भरपूर किस्म का असला प्रोवाइड किया हुआ है। बात यह है कि इतने सालों से हम चुप करके बैठे हुए थे, हमने बड़ी कोशिश की, पहले हमने उनको अफगानियों को प्यार मोहब्बत से समझाने की कोशिश की, अफगान तालिबान को, फिर हमने उनको डराने की धमकाने की कोशिश की, वो नहीं सुनते। क्योंकि अगर आज तस्वीरें कुछ चल रही थी सोशल मीडिया पर भी, अगर आप वो देखें कि उनके पास इस वक्त इक्विपमेंट क्या है और कौन सी वेपनरी अमरीकी यहाँ छोड़ गए हैं, तब ये सोए बैठे थे, ये बाइबा साहब जो थे और ये सारी जो थे, और उसके अंदर सिविलियन हुकूमतें भी जिम्मेदार हैं, वो भी अमेरिका से बात कर सकती थी अपने लेवल के ऊपर, अगर फौजी नहीं कर रहे थे कि ये जो कुछ आप छोड़ के यहाँ जा रहे हैं इसका क्या मुस्तकबिल होगा। यहाँ पे ये जो आप एंटी टैंक किस्म की वेपन दे के जा रहे हैं रात को, वहाँ पर एक आम जो यूएस सोल्जर होता है, एक आम जो मरीन होता है, उसके पास भी नाइट विजन गॉगल्स होते हैं। आपके पास यहाँ पे पूरी की पूरी जो बटालियन, उनके अंदर 6 होंगे टोटल। तो इसका मतलब है कि वो उन्होंने वहाँ से पकड़े में, वो अंधेरे में आते हैं, आके आपको कुछ नजर नहीं आता, वो आपको मार मुड़ के चले जाते हैं। मैंने एक वीडियो देखी है, उन्होंने एक पुलिस स्टेशन पे हमला किया, दूर से बैठे हुए हैं, नाइट विजन का उन्होंने जिसमें वो दिखा रहे हैं कि 6 हैं, 8 हैं, ये 5 आ रहे हैं। वो एक कमरे से कोई निकलता है, वो उसको गोली मारता है, वो दूसरे कमरे से कोई निकलता है, उसको गोली मारता है वो। और जो लोग हैं, जो पुलिस वाले हैं आगे यूनिफॉर्म में, वो परेशान है कि ये गोलियां कहाँ से आ रही हैं, और वो कंफ्यूजन में कोई इधर उधर इसकी प्रोपेगेंडा वैल्यू कितनी है। ये जो वीडियो आपने देखी है, ये मैंने भी देखी है, और हज़ारों लोगों ने, लाखों लोगों ने देखी है। और जो अब उनसे लड़ने के लिए वहाँ पर सिक्योरिटी पर मामूर लोग हैं, उनकी ज़िंदगी के अंदर क्या एक नया चीज़, डायमेंशन ऐड हो गई है कि एक ऐसा दुश्मन जिसको वो देख भी नहीं सकते, और वो रात के अंधेरे में उनको निशाना बना सकता है। तो वो जो ड्यूटी करने वाला सिपाही है, चाहे वो पुलिस का या फौज का है, उस बेचारे की ज़िंदगी तो मारी गई, सिटिंग डक। अच्छा, तो अब इस पे तो ख्वाजा साहब, बहरहाल ख्वाजा साहब मेरे ख्याल से सबको जवाब देना चाहिए, ख्वाजा साहब को भी जवाब देना चाहिए, वो भी वज़ीर दफ़ा रहे हैं। हाँ। पाकिस्तान का अलमिया ये कोई भी नहीं आएगा, और पार्लियामान को कौन मानता है यहाँ पर, कोई भी नहीं आएगा, कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा। इवेंचुअली फिर वही मसला हो जाएगा। और जो 2006-7 के बाद से लेकर 2014-15 तक के 7-8 साल हमने मुश्किल काटे थे, जहाँ हमने इस मामले को ख़त्म कर दिया था, वो नए सिरे से दोबारा उठता हुआ नज़र आ रहा है। और मसला अब यहाँ पे ये है कि इस वक्त तो उनके पास एक खुली अफगान हुकूमत बैठी हुई है जो खुल कर उनको सपोर्ट करती है और करेगी भी, ठीक है। अच्छा, तो अब अपनी हुकूमत की तरफ आते हैं। हमारी हुकूमत में सारे मामला जो हैं वो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा, उनके बारे में शेर अफजल मरवत PTI के उन्होंने एक क्लेम किया। उन्होंने कहा कि मरियम बीबी ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट किया है
एक इंडियन बिजनेसमैन को कुछ पैसे दिए हैं कि मुझे मारने के लिए? सर उन्होंने नहीं दिए। हाँ, सज्जन जिंदाल नाम के जो इंडियन बिलियनियर बिजनेसमैन हैं, जो स्टील के मैग्नेट हैं, मेरे ख्याल 28 या 30 बिलियन डॉलर की उनकी नेटवर्थ है, मरियम बीबी ने उनको कहा है कि तुझे दे दो। हाँ, और उन्होंने $1 लाख की सुपारी दे भी दी है। ओके। और सुपारी कौन सी है, वो रसीली है या बॉम्बे है, ये नहीं वो बता रहे। ठीक है, मतलब पता चलना चाहिए ना हमारे नाज़रीन को भी। और देखें, ब्रांड यहाँ पे लगा सकते हैं अगर आपने कुछ बेचना हो तो। हाँ। अजीब बात है यार। आप मुझे एक बात बताएं, अब उनको बुलाया FIA ने। हाँ। अब रिपोर्ट ये हुआ कि FIA में जाकर अंदर उन्होंने कहा कि मैंने तो कभी नाम ही नहीं लिया मरियम नवाज शरीफ का, मुझे तो एक MNA ने बताया था, वो मैंने बात कर दी, तो मेरा तो कोई इसमें वो नहीं है। फिर वो बाहर निकलते हैं वहाँ से, और फिर बाहर निकल कर उन्होंने दोबारा वही बात कर दी कि मैं तो कायम हूँ, या जो भी उन्होंने बाहर निकल के भी वही अपने क्लेम दोहरा दिए। नाज़रीन को स्टोरी सुना लूँ जो उन्होंने कहा। जी, उनका ये क्लेम है कि मरियम नवाज साहिबा ने एक भारतीय बिजनेसमैन सज्जन जिंदाल जो कि बिलियनर हैं, उनसे रब्ता किया है और उन्होंने कहा है कि ये शेर अफजल मरवत मुझे सख्त नापसंद है, इसको मरवाने का कोई बंदोबस्त करो। तो सज्जन जिंदाल साहब ने दुबई के अंदर $1 लाख की सुपारी दे दी है। $3 लाख का टोटल कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब उन्होंने अपनी वर्थ जो है वो 11-12 करोड़ की बनाई है कि भाई मैनू मारने वास्ते इन्ना को तो बंदा आना चाहिए। और उसने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, और वो पैसे जो इनको ट्रांसफ़र किए गए हैं वो साउथ अफ्रीका और दुबई का कोई एक कनेक्टेड गैंग है। अच्छा, अब साउथ अफ्रीका, दुबई, कराची, ये तो बात जो है वो हमारे जो इंडिया कहता है कि हमारे पास बैठे हुए उनकी तरफ जा रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो उनको मरवाएंगे इवेंचुअली अगर कोई है। दूसरी बात ये है कि साथ ही उन्होंने ना उस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, सारी गुफ्तगू के अंदर बताया ये कि मैं एक दुश्मनदार आदमी हूँ, हमारे तो कबीलों के सैकड़ों साल उनको लड़ाइयाँ चल रही हैं और हम हर वक्त मारने और मरने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। मरीम साहबा, वो मरीम नवाज साहबा को बता रहे हैं कि ये सोचिएगा मत, हम दुश्मनियाँ तोड़ निभा सकते हैं, आप नहीं निभा सकती। यानी कि वो इस बात पे भी आ गए। अच्छा, एक शख्स जिसका वैसे कोई दुश्मनी है कबायली फ़र्ज़ करें, वो खुद अपने मुंह से कह रहा है कि हमारे तो जी जनरेशन्स की दुश्मनी है मरवतों की किसी के साथ और कबीले के साथ, उसको मरवाने के लिए मरीम नवाज जो कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर है, उसने भारतीय बिजनेसमैन से रब्ता किया। वो ये काम जो है वो इतने $3 लाख में करवा रही है। वो यही काम $25 लाख इनके दुश्मनों पठानों को जो भी थे, मतलब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इनके दुश्मन हैं उनको देती, तो वो एक रॉकेट लॉन्चर से इनका काम खत्म कर दे। नॉट दैट आई एम सेइंग कि ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है बाहर निकल कर FIA कि मुझे अगर कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार मरियम बीबी ही होंगी। जी भाई, मैं आपको वही कह रहा हूँ, एक ऐसा शख्स खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो गया, कह रहा हूँ कि वो ऑलरेडी ही एक खुद अपने मुंह से बता रहे हैं कि उनकी दुश्मनदारी हैं और वो दुश्मनदार किस्म के आदमी है और वो हर वक्त ज़िंदगी अपनी हथेली पर लेके चलते हैं और उनको कोई ये नहीं है सारा कुछ। ये साथ साथ ही कहने के एक शख्स जिसकी लाइफ को उसके बकौल अपनी कबायली दुश्मनियों की वजह से थ्रेट है, वो कह रहा है कि वज़ीर आज़म मुझे मरवाना चाहती है। फ़र्ज़ करें खुदा ना खास्ता इन पर कोई हमला ही कर देता है तो वज़ीर आज़म बेचारी तो वो मारी गई। ठीक है, सबूत इनके पास भी कोई नहीं है। ये वो स्टोरी है कि मुर्तज़ा पोया ने कहा, आगा मुर्तज़ा ने कहा, मुर्तज़ा ने फलाने को कहा कि नजम सेठी ने 35 पंचर ला दिए हैं, मैंने कहा और ट्वीट हो गई। आपको याद है खान साहब ने कहा, उसने कहा मेरे से ट्वीट हो गई। ये भी इनकी सारी सियासी जमात की जो पूरी की पूरी फिलॉसफी है वो है बेवकूफ़ बनाए रखना लोगों को, कि वो एक ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरियां आप बेचते हैं और बात यह है कि लोग खरीदते हैं। आपको पता है इस बात का अच्छे तरीके से कि कौन खरीदते हैं, किस तरह के लोग खरीदते हैं, और मुझे हैरत इस बात पे होती है। ओह माय गॉड, उस तरफ तो जाना अजीब ही, वो दिमाग ख़राब हो जाता है ये सोचकर कि ये किस तरह आप ये चीज़ें जो ना ये आप बाय कर सकते हैं। बट लोग बाय करते हैं, वो यूट्यूबर्स हैं ऐसे, वैसे ऐसी बात लिखते हैं कि इमरान खान साहब 9 मिनट में बाहर आ गए, प्राडो में निकल गए, जेल की दीवारें टूट गई, जज वहाँ पहुँच गए, जनरल ने कान से पकड़ के जेलर को खींच लिया। यार वो तो यूट्यूबर है ना, ये भी यूट्यूबर्स ही हैं। नहीं, अभी बेचारे ने कहा अपना मॉनेटाइज चैनल तो नहीं खोला, वरना जब वो खोलेंगे। नहीं, मरवत साहब का भी हर एक का अपना चैनल है, सबका चैनल है। वो जब ये शुरू में आए थे तो ये यही काम करते थे ना। खान साहब से मुलाकात हुई, बाहर निकले, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी बात खान ने मुझे कह दी है, उसने मुझे कहा है। सो यू नो दैट्स हाउ। वो उस वक्त नए खान साहब जेल गए थे, एवरीबॉडी वांटेड टू नो कि खान क्या कह रहा है। मरवत साहब के बारे में कल परसों से बड़ा एक वो चल रहा है सोशल मीडिया पे, एक पोल भी हो रहा है, उसके अंदर मरवत साहब को इमरान खान की रिप्लेसमेंट के तौर पे पूछा जा रहा है लोगों से, और इस वक्त उस पोल में मरवत साहब जीत रहे हैं। कोई इमरान खान साहब को पोल मैं आपको बता रहा हूँ उसमें वो जीत रहे हैं, उस पोल में वो जीत रहे हैं। कमाल है। खान साहब को पता चला ना तो खान साहब ने मरवत साहब को सीधा कर देना है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करिएगा कमेंट सेक्शन में। खुदा हाफ़िज़।